हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स हब। दिस इज शशि कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन। ठीक है, तो कंप्रेशन मेंबर कैसे डिज़ाइन करते हैं बेस्ड ऑन IS 800 वो हम लोग बात करेंगे, और क्या क्या फार्मूला यूज होता है बेस्ड ऑन IS 800। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कंप्रेशन मेंबर क्या होता है। कंप्रेशन मेंबर उसको बोलते हैं कोई भी स्ट्रक्चर जो डिजाइन किया जाता है स्पेशली टू रेसिस्ट द कंप्रेशन लोड। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, कोई भी मेंबर हो जिसको हम लोग डिजाइन करेंगे रेसिस्ट, सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स रेसिस्ट करने के लिए, तो उसको हम लोग कंप्रेशन मेंबर बोलेंगे। और इसका डेफिनेशन क्या हो गया? द मेंबर विच आर डिजाइन टू रेसिस्ट प्राइमरली एक्सियल कंप्रेशन आर कॉल्ड कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, तो देखिए कंप्रेशन मेंबर हमारा कौन कौन सा होता है। हमारे पास बहुत सारे टाइप का कंप्रेशन मेंबर होता है, जिसमें से हमारा पहला है कॉर्ड्स, जो कि ट्रस एलिमेंट में होता है। आप देख सकते हैं ट्रस कुछ रहता है इस टाइप का। सपोजिट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये जो डायगोनल मेंबर जो कंप्रेसिव फोर्स रेसिस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, सेकेंड हो गया स्ट्रट। स्ट्रट क्या हो गया? एक्सियल फोर्स ओनली, मीन्स डायगनली मेंबर जो भी रहता है, डायगोनल कॉलम इन द, मतलब घर में या फिर कहीं पे भी जो डायगोनल कॉलम होता है जो कि सिर्फ एक्सियल लोड को रेसिस्ट करता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? स्ट्रट। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन हमारा है कॉलम, जो कि एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों रेसिस्ट करता है। घर में कॉलम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद पेडिस्टल। पेडिस्टल RCC का जनरली बना हुआ होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट कॉलम भी बोलते हैं, जिसका सिलेंडरनेस रेशियो लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू 3 होता है। मतलब वो कॉलम, वो शॉर्ट कॉलम जिसका सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 3 और इक्वल टू 3 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेडिस्टल। ठीक है, उसके बाद पियर्स। पियर्स क्या होता है? लॉन्ग कॉलम। ये भी RCC का जनरली होता है। तो देखिए पियर्स किसको बोलते हैं? जो ब्रिज में मिडिल में जो कॉलम होते हैं, हैवी कॉलम्स, उसको हम लोग पियर्स बोलते हैं। सपोज दैट ये हमारा ब्रिज का स्पेन है। ठीक है, यहाँ पे साइड का एक कॉलम दिया हुआ है, ये सेंटर का कॉलम दिया हुआ है इस टाइप से, और ये फिर साइड का कॉलम दिया हुआ है। तो ये जो साइड का कॉलम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबोटमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सेंटर का कॉलम होता है उसको क्या बोलते हैं? पियर्स बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया, क्या आता है? लॉन्ग कॉलम में आता है, इसको हम लोग पियर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये भी हमारा क्या होता है? कंप्रेशन मेंबर होता है। उसके बाद स्टैंक्शन। स्टैंक्शन किसको बोलते हैं? ये भी हमारा लॉन्ग कॉलम होता है। जब हम लोग कॉलम स्टील का यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंक्शन। राइट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बूम। बूम क्या है? बूम भी एक कंप्रेशन मेंबर है, जो कि क्रेन में यूज होता है। वो भी काफ़ी हैवी कंप्रेशन मेंबर होता है। जो बूम क्रेन में यूज होता है उसको हम लोग बूम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, जिसको हम लोग L इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है? डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, सपोज दैट कोई कॉलम है ये, अगर सपोज दैट दोनों साइड मैंने इसको फिक्स कर दिया हूँ। ठीक है, अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊँ इस तरह से, तो इसका जीरो मोमेंट कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, इन्फ्लेक्शन कर्व में। तो ये जो लेंथ होगा ये दोनों के बीच, जीरो मोमेंट के बीच का डिस्टेंस, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इफेक्टिव लेंथ। सेम चीज़ मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जब हम लोग कॉलम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है किस पे? अनसपोर्टेड लेंथ L0 ऑफ द कॉलम एंड सपोर्ट कंडीशन। मीन्स अनसपोर्टेड लेंथ कॉलम क्या क्या हो गया? ये मीन्स यहाँ से यहाँ तक का लेंथ में डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा किस पे? ये सपोर्ट कंडीशन पे डिपेंड करेगा हमारा क्या? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा सपोर्ट कंडीशन के लिए कितना होता है हमारा इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो इसमें से देखिए ये टेबल दिया हुआ है कुछ। हमारा पहला टेबल में दिया हुआ पहला कॉलम है सपोर्ट कंडीशन, सेकेंड कॉलम में है रिस्ट्रेन इन ट्रांसलेशन। मीन्स उसका जो सपोर्ट में ट्रांसलेशन जो है रेस्ट्रेंट किया गया है या नहीं। इस सेम रिस्ट्रेन इन रोटेशन, मीन्स मोमेंट को रेस्ट्रेंट किया गया है कि नहीं। और हमारा थियोरेटिकल इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम क्या होगा?
और एज पर द IS 800 इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम क्या होगा, इस कॉलम में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा पहला कॉलम देख सकते हैं, दोनों साइड फिक्स है, इसमें क्या है, रिस्ट्रेंट दोनों साइड किया हुआ है और रोटेशन भी दोनों साइड रिस्ट्रेंट किया हुआ है। तो इसका थ्योरेटिकल इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, 0.5 L0, और एज पर IS 800 कितना हो जाएगा, 0.65 L0। ठीक है, हमारा सेकेंड कॉलम है जिसमें क्या है, वन साइड फिक्स है और एक साइड हिंज सपोर्ट है। इसमें क्या है, दोनों साइड ट्रांसलेशन को रिस्ट्रेंट किया गया है और एक साइड रोटेशन को रिस्ट्रेंट किया गया और एक साइड रोटेशन को रिस्ट्रेंट नहीं किया गया। तो इसमें हमारा थ्योरेटिकल लेंथ कितना हो जाएगा, 0.70 L0, दैट इज L0/√2। और एज पर IS 800 बात करें तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, 0.8 L0। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास थर्ड कॉलम है जिसमें क्या, एक साइड गाइडेड रोलर है, एक साइड फिक्स सपोर्ट है। तो उसमें क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल लेंथ कितना हो जाएगा, L0, और एज पर IS 800 1.2 L0। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास फोर्थ कॉलम है जिसमें एक साइड रोलर है और एक साइड पिन सपोर्ट है। तो उसमें हमारा क्या, थ्योरेटिकल L0 2 L0 हो जाएगा और एज पर IS 800 भी हमारा 2 L0 ही होगा। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ वन है जिसमें वन साइड फिक्स है वन साइड फ्री है, उसमें थ्योरेटिकल L0 2 L0 हो जाएगा और एज पर IS 800 भी बात करें तो 2 L0 ही होगा। उसका फिफ्थ वन है हमारे पास जिसमें दोनों साइड क्या है, हमारे पास पिन सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट। तो दोनों में क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल L0 हमारा L0 ही रहेगा और एज पर IS 800 हमारे पास क्या होगा, L0 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली हमारे पास सेवेंथ वन है जिसमें वन साइड फिक्स है और वन साइड पार्शियली रिस्ट्रेंट किया गया है। ठीक है, तो उसमें हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है और एज पर IS 800 जो दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा, 1.5 L0। ठीक है, तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, क्या है, IS 800 includes the practical error that might occur during the construction of the support। मीन्स IS 800 जो है सारे प्रैक्टिकल को कंसीडर करके ये जो इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है, जो कि हमारा एरर हो सकता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, हम लोग एरर कर सकते हैं जिसके कारण मिस्टेक हो सकता है, वो सारा चीज़ को कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब पूरा जो कॉलम है हमारे पास, पूरा कॉलम या फिर जो कंप्रेशन मेंबर है उसको स्टडी करने के लिए हमको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज आर मिनिमम। आर मिनिमम क्या होता है, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, और आर इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, रूट अंडर आई मिनिमम बाय एरिया। आई मिनिमम क्या है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है, एरिया ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो एज पर IS 800। ठीक है, तो कितना परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो होता है एज पर IS 800 वो जानते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है, इफ कॉलम मेंबर कंप्रेशन मेंबर सब्जेक्टेड टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू डेड लोड और लाइव लोड, जो भी हमारा कंप्रेशन मेंबर है उसमें अगर सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस किसके वजह से, डेड लोड और लाइव लोड की वजह से होगा, तो उसमें क्या परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा, 180। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, उसके बाद सेकेंड वन, अगर कंप्रेशन मेंबर सब्जेक्टेड टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू द विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, अगर अर्थक्वेक लोड या फिर विंड लोड के वजह से जो सिलेंडरनेस रेशियो है, परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 250। और ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर फ्लेंज लेटरली रिस्ट्रेन, अगर कंप्रेशन मेंबर का फ्लेंज जो है लेटरली रिस्ट्रेन रहेगा, मतलब पार्शियली मूवमेंट नहीं होगा, पार्शियली ही मूवमेंट होगा, तो उसमें केस में हमारा परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा, 300। राइट, अब देखिए एनालिसिस ऑफ कंप्रेशन मेंबर। अब हम लोग देखते हैं कितना लोड कैरी कर सकता है हमारा जो कंप्रेशन मेंबर है, और उसको जो भी हमारा लोड है उस लोड के बेसिस पे हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम लोग फर्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन WSM, दैट इज बेस्ड ऑन IS 800 1984 के केस में।
तो परमिसिबल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू सिग्मा AC इंटू AG। सिग्मा AC क्या है, परमिसिबल और अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, परमिसिबल और अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ द कॉलम मटेरियल, ठीक है। सिग्मा AC हम लोग एज पर IS 1984 में जो दिया हुआ वो किसके बेसिस पे फाउंड किया गया है, वो जो है हमारा रैंकाइन मर्चेंट फार्मूला से फाइंड किया गया है। और रैंकाइन मर्चेंट फार्मूला क्या होता है, 1/P इक्वल टू 1/Py प्लस 1/PCr। Py क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, और PCR क्या है, क्रिटिकल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम, और P क्या है, टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। तो P इक्वल टू सिग्मा AC इंटू ए हो गया, Py इक्वल टू क्या है, Fy इंटू ए हो गया, और PCR इक्वल टू क्या हो गया, FCC इंटू ए। यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे ए तीनों में कैंसिल हो गया एरिया ऑफ द कॉलम, और सिग्मा AC जो हमारा आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.6 को भी आप हटा दीजिए और देखिए ये हमारा आ जाएगा Fy इंटू FCC बाय Fy टू द पावर n प्लस FCC टू द पावर n होल टू द पावर n। अब यहाँ पे बात करते हैं ये जो 0.6 है वो क्यों आया, ठीक है। तो जब भी कोई भी कॉलम या लोड या फिर कंप्रेशन मेंबर जब डिजाइन करते हैं तो उसमें हम लोग क्या डिवाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें मैंने डिवाइड किया कितना, 1.67। तो 1.67 इक्वल टू हमारा जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.6। वही 0.6 यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है। अब देखिए एज पर IS 800 1984 सिग्मा AC इज फाउंड आउट बाय यूजिंग रैंकाइन मर्चेंट फार्मूला। इसमें से हमारा दो फार्मूला है, वो क्या क्या देखिए। सिग्मा AC कितना कंसिडर करेंगे, मिनिमम ऑफ किसका, 0.6 Fy या फिर 0.6 Fy इंटू FCC, Fy टू द पावर 1.4, FCC टू द पावर 1.4 टू द पावर 1.4, ये दोनों में से मिनिमम कंसिडर करेंगे। अगर जो हमारा कंप्रेशन मेंबर है अगर क्रशिंग में फेल हो रहा है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और अगर बकलिंग में फेल हो रहा है तो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे FCC क्या है, यूलर क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस, दैट इज PCR बाई ए, और PCR हमारे पास यहाँ पर कितना है, पाई स्क्वायर E बाई लेमडा स्क्वायर, और 1.4 जो मैंने मल्टीप्लाई किया वो क्या है हमारे पास यहाँ पर इम्परफेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ये जो WSM है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं लिमिट स्टेट मेथड दैट इज बेस्ड ऑन IS 800 2007, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं LSM दैट इज बेस्ड ऑन IS 800 2007। तो देखिए बेस्ड ऑन IS 800 2007 अगर हम लोग बात करेंगे डिजाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम PD इक्वल टू क्या हो जाएगा, FCD इंटू AG, ठीक है। FCD क्या है, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, जो भी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम है वो हमारा क्या से डिनोट कर रहे हैं, FCD से, और AG क्या है, एरिया ऑफ द कॉलम, ठीक है। अब FCD कैसे फाइंड करेंगे और कौन सा मेथड से IS 800 2007 में फाइंड किया गया वो देखते हैं, ठीक है। तो FCD फाउंड आउट बाय पेरी रॉबर्टसन फार्मूला। जो भी पेरी रॉबर्टसन हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने जो फार्मूला दिया हुआ है उसके बेसिस पे हमारा यूज किया गया IS 800 2007 में, राइट। तो इसमें क्या क्या खासियत है वो देखते हैं। इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ फैटिग, इसेंट्रिसिटी, सेक्शनल कॉन्फ़िगरेशन, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स दैट माइट अकर। मतलब ये फार्मूला में क्या है, फैटिग का भी इफेक्ट कंसिडर किया गया, इसेंट्रिसिटी का भी इफेक्ट कंसिडर किया गया, सेक्शनल कॉन्फ़िगरेशन का भी इफेक्ट कंसिडर किया गया, और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर हो सकता है तो उसको भी कंसिडर किया गया है। तो हमारे पास FCD कितना हो जाएगा, Fy अपन गामा m नॉट ड्यू टू द क्रशिंग, अगर क्रशिंग में फेल होगा तो ये, और अगर बकलिंग में फेल होगा तो काई इंटू Fy अपन गामा m नॉट, ठीक है। ये दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम लोग FCD को यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काई क्या है, काई क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। काई क्या है, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर, ये किसके बराबर होता है, 1/5 प्लस √5 स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, और लेमडा स्क्वायर क्या है हमारे पर यहाँ पे नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो, दैट इज इक्वल टू द √FY/FCC और इक्वल्स टू यू कैन से K टाइम्स लेमडा, K इज द फैक्टर, राइट।
अब यहाँ पे हमको क्या है, लैम्डा पता चल गया। अब हमको फाई चाहिए। फाई क्या होता है? फाई का फॉर्मूला जो IS 800 में दिया हुआ वो कितना है? 0.5 होल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू लैम्डा डैश माइनस 2 प्लस लैम्डा डैश का स्क्वायर। अब देखिए लैम्डा डैश तो हमको पता है, यहाँ से इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग का नया टर्म आ गया क्या? अल्फा। अल्फा क्या होता है? कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है सेक्शनल बकलिंग क्लास पे, ठीक है। सेक्शनल बकलिंग क्लास क्या कौन कौन सा है हमारे पास? A B C D, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू डिपेंड करेगा, अगर क्लास A बकलिंग है तो कितना? 0.21, क्लास B बकलिंग है तो 0.34, क्लास C बकलिंग है तो 0.49 और क्लास D बकलिंग है तो 0.76। अब हमको जानना है कि क्लास A, क्लास B, क्लास C कौन सा बकलिंग होगा, ये कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो IS 800 का टेबल नंबर 10 में ये दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेक्शन कौन सा बकलिंग क्लास होगा, ये देखते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, टेबल नंबर 10 है किसका? IS 800 2007 का, जिसमें हम लोग का दिया हुआ है बकलिंग क्लास। देखिए हमारा पहला, अगर रोल्ड आई सेक्शन है तो लिमिट्स क्या लेना है? H/BF। H इज द डेप्थ, यहाँ पे H ये दिख रहा है, BF क्या? विड्थ ऑफ द फ्लेंज। अगर ग्रेटर देन 1.2 हुआ अबाउट ZZ एक्सिस तो हमारा बकलिंग क्लास क्या होगा? A हो जाएगा, ठीक है। और TF लेस देन और इक्वल्स टू 40 mm हो जाएगा अबाउट YY, तो हमारा क्या हो जाएगा? बकलिंग क्लास B हो जाएगा, ठीक है। और अगर 40 से लेस देन इक्वल्स टू TF और लेस देन इक्वल्स टू 100 mm हो जाएगा, मीन्स TF लाइज करेगा 40 से 100 के बीच में। अगर ZZ एक्सिस में होगा तो क्या हो जाएगा? बकलिंग क्लास B। अगर YY एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? बकलिंग क्लास C हो जाएगा, ठीक है। और अगर H/BF लेस देन और इक्वल्स टू 1.2 हुआ अबाउट ZZ एक्सिस तो हमारा बकलिंग क्लास B हो जाएगा। और TF लेस देन इक्वल्स टू 100 mm हो जाएगा अबाउट YY एक्सिस तो हमारे पास बकलिंग क्लास C हो जाएगा। और TF मीन्स थिकनेस ऑफ द फ्लेंज ग्रेटर देन 100 mm होगा अबाउट ZZ एक्सिस तो हमारे पास बकलिंग क्लास D हो जाएगा। और अगर YY एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो बकलिंग क्लास D हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ से देख सकते हैं डिफरेंट मैंने एक एक्सप्लेन किया हूँ रोल्ड आई सेक्शन का। यहाँ पे डिफरेंट वेल्डेड सेक्शन के लिए अलग अलग कंडीशंस दिया हुआ है, हॉलो सेक्शन के लिए अलग अलग कंडीशंस दिया हुआ है, वेल्डेड बॉक्स सेक्शन के लिए अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है बकलिंग क्लास निकालने के लिए, चैनल एंगल T एंड सॉलिड सेक्शन के लिए दिया हुआ है, और बिल्डअप सेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो आपको जिस टाइप का कंप्रेशन मेंबर डिजाइन करना है उसका कंडीशन चेक करेंगे और बकलिंग क्लास यहाँ पे फाइंड करेंगे, और वही बकलिंग क्लास के बेसिस पे हम लोग अल्फा का वैल्यू लेंगे बेस्ड ऑन द टेबल, और हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोथ LSM एंड WSM दैट इज FCD एंड सिग्मा AC डिपेंड्स ऑन लैम्डा, राइट। लैम्डा पे डिपेंड करता है, मतलब सिग्मा AC एंड FCD कंसीडर द इफेक्ट ऑफ लैम्डा बेस्ड ऑन द लैम्डा। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर WSM के केस में सिग्मा AC वर्सेस लैम्डा के केस में जो ग्राफ हमारा प्लॉट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है बकलिंग क्लास का। और अगर LSM का बात करें तो बकलिंग क्लास FY अपॉन गामा M नॉट, और FCD यू कैन से दैट इज लैम्डा डैश के करस्पॉन्डिंग, दैट लैम्डा इज इक्वल टू K टाइम्स लैम्डा, ठीक है। मीन्स FCD वर्सेस लैम्डा डैश का ग्राफ प्लॉट करेंगे, बकलिंग क्लास A का कुछ इस टाइप से टॉप वाला होगा, और सेकेंड वाला क्लास B का, थर्ड वाला क्लास C का, और फोर्थ वन क्लास D का कुछ इस टाइप से प्लॉट होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन किसके कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टील टेबल कहाँ से यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।